देखो, इमरजेंसी ट्रॉमा का मतलब ही ये होता है कि कोई मरीज सीरियस है तो उसको पहले अंदर ले आएंगे, बेड पे लटाएंगे, डॉक्टर आके उसको देखता है कि उसको सीधा ऑपरेशन थिएटर में ले जाना है या एडमिट करना है या दवाई देके घर वापस कर देना है। उसके बाद जब डॉक्टर देख लेगा उसको, उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि एडमिट करना है। एडमिट जब करना है तो हमारा HMI सिस्टम लगा है, उस मरीज का आयुष्मान भारत कार्ड लेके या माँ कार्ड लेके या CGHS का कार्ड लेके, या वो पेमेंट वाला है तो उधर जाके वो अपनी पेमेंट करेगा और उनका नंबर जनरेट होगा। वो हमारी रिसेप्शन पे ही सुविधा दी गई है, हमारी OPD में भी सेम सुविधा चल रही है। तो ये जटिलता जो आप बात कर रहे हैं, प्रोबेबली आपके दिमाग में हुआ कि दिल्ली एम्स में बेड नहीं मिलता है। दिल्ली एम्स जितने मरीजों के लिए बने थे उससे 1000 गुना मरीज उन पर डिपेंडेंट हो गए हैं, वो भी अपनी तरफ से एक्सपेंड कर रहे हैं। तो वो नौबत अभी तक हमारे पास 5 साल आगे नहीं आने वाली, इतना मैं आपको श्योर कर रहा हूँ। दूसरा सवाल था बायोमेडिकल बेस्ड का। हमारे पास बायोमेडिकल बेस्ड की एक बिल्डिंग है पूरी, जिसमें पूरा सिस्टम है कि बायोमेडिकल बेस्ड को कैसे आपने रिसाइकिल करना है और उसको हार्मलेस बनाना है। पहले क्या होता था, इंसाइनरेटर होते थे, उसमें जलाते थे, वो अभी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने बंद कर दिए हैं। तो उसके अंदर हमारी पूरी बायोमेडिकल वेस्ट है। जब भी आपको फुर्सत लगे उधर जाइए, वो देखिए उसके अंदर कैसे मशीनें लगी हैं, और अलग अलग बायोमेडिकल वेस्ट को सिस्टम होता है पूरा, कौन पिकअप करेगा। अलग अलग तरह का बायोमेडिकल वेस्ट होता है, 4 कलर कोडिंग होती है, और चारों जो बायोमेडिकल वेस्ट होता है चारों तरह का, वो अलग अलग तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाता है अलग अलग मशीन में। आपका तीसरा सवाल क्या था? देखो, ट्रांसपोर्टेशन जिस दिन कुछ भी नहीं था यहाँ पे, हम भी जब गाड़ियों में आते थे तो गाड़ियों के हफ्ते के अंदर स्प्रिंग टूट जाते थे, इतना गंदा रास्ता था, फिर भी हमने हिम्मत की और आए। आज की डेट में हाफ एन आवरली हमारी एक इलेक्ट्रिक बस और एक ST की बस यहाँ से चलती है, और लास्ट बस हमारी जाती है शाम के 7 बजे और पहली बस पहुँच जाती है 8 बजे। बहुत सारे मरीजों को सुविधा मिल रही है। अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा, हम डायरेक्टली पहले हमें फाटक से होकर जाने पड़ता था, अभी दूसरा रास्ता हमारा बन गया है। अगले आने वाले 2 साल में जब ये 4 लेन RO भी बन जाएगा हमारा, तो वो दुविधा भी खत्म हो जाएगी। हमने रेलवे वालों से भी हेल्प मांगी है कि हर ट्रेन का स्टॉपेज यहाँ पे बनाओ, और वही रेलवे स्टेशन हमारे इस 4 लेन से जुड़ जाएगा और मरीजों को सुविधा होगी। आने वाले टाइम में वहाँ पे टैक्सी स्टैंड बनेगा बाहर, तो प्लानिंग आगे की बहुत है। तो इस मामले में किसी को कोई दिक्कत नहीं होने वाली। शुरू में हाँ ठीक है, हमारे डॉक्टर्स आते हैं, हम आते हैं, नर्सेज आती हैं, सबको दिक्कत होती है आने में, बट मरीजों को अभी देखो, तभी तो OPD हमारी 10 से शुरू हुई थी, आज 600-700 पहुँच गई, तो वो ओवरकम हो जाएगी। नेक्स्ट, उनको रहने के लिए हमने हॉस्टल दिए थे, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग, वो 3 जगह अलग अलग हॉस्टल में वो वहाँ पर रहते थे। तो हमारी जर्नी जो है वो वहाँ से शुरू हुई, और आज आप जल्दी देख सकते हैं कि हमने उस सेल्स को उस लेवल पे लाके खड़ा किया है। इतने चैलेंजेस होते हुए भी कि सबसे पहले 250 बेड की IPD शुरू करने वाली शायद हमारी पहली एज होगी शुरू, और आज आपने देखा कि इसी एज के ऊपर जिसमें आप 2 कमरों में बैठते थे, जहाँ हमारे कैंपस में आ रहे हैं, तो उपलब्धि सबको सामने है कि हमने 3 साल में हमारी टीम ने कितनी मेहनत की है और हम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। आज की तारीख में हमारे पास 69 to 70 फैकल्टी है जो मरीजों को देखते भी हैं, और जो शुरू में फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स आते हैं उनको पढ़ाने वाली फैकल्टी भी है। हमने पूरी फैकल्टी को मरीजों तक जोड़ने का पूरा प्रयास किया है। जो शुरू के जो फर्स्ट ईयर के जो होते हैं रोटरी बायोकेमिस्ट्री, वो भी मरीजों से जुड़े, तो हर कोई फैकल्टी यहाँ से किसी न किसी तरीके मरीजों से जुड़ी हुई, मरीजों की देखभाल से जुड़ी हुई। हमारे पास तकरीबन 400 नर्सिंग ऑफिसर्स हैं, और विभिन्न क्षेत्रों में वो आगे बढ़ रहे हैं, और OPD में उन्होंने अपनी एक्सपर्टीज यहाँ आने के बाद एनहांस की है। आपको सबको पता है, हमने अपनी नर्सिंग को बैचेस में PDU में 1 से 2 साल के लिए ट्रेनिंग के लिए भेजा, क्योंकि हमारी IPD नहीं थी, तो उन्होंने IPD की ट्रेनिंग वहाँ पे ली ताकि वो यहाँ पे अपना टाइम बर्बाद नहीं करें। और इसी बीच में हमारी नर्सों ने जाके अपनी और एजुकेशन की ऑनलाइन ऐड की, तो हमने सारा मौका दिया कि हर कोई आदमी जो हमारी एज से जुड़ा है वो अपने कैरियर में आगे प्रोग्रेस करे,
और उसका फायदा पूरे मुंबई के पूरी एज को पहुंचे। सबसे पहले जब हमने ओपीडी शुरू की थी 31 दिसंबर 21, मैंने ज्वाइन किया था 15 मई 21, और वो कोरोना का काला काल चल रहा था, पीक पे था उस टाइम। तो हमने प्लान किया कि क्यों नहीं हम ओपीडी शुरू करें। और ओपीडी शुरू करने के लिए हमारे पास उस टाइम मजबूरी ये थी कि हमारे पास 2 बैच एमबीबीएस के आ चुके थे और हमने उनको पढ़ाना भी था मरीजों से। तो हमने यहाँ पे 31 दिसंबर 21 को 6 महीने आने के बाद जो हमारी नाइट सेंटर की बिल्डिंग आपने देखी होगी, उस पर हमने ओपीडी शुरू की। शुरू में हमारे पास 6 या 7 डिपार्टमेंट थी जो काम करती थी। बढ़ते आज की डेट में 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट, मैं बाकी डिपार्टमेंट को नहीं गिन रहा हूँ, जो फर्स्ट ईयर का मैंने बताया, 14 क्लिनिकल डिपार्टमेंट अपनी सेवाएं ओपीडी में दे रही हैं। और वो पूरी तत्पर है कि जल्दी से जल्दी हम अपनी सेवाएं आईपीडी में भी दें। तो बीच में जब हमने ओपीडी शुरू की तो हमने सोचा नहीं, हमारा रास्ता ठीक भी था, लोगों को बहुत महंगा पड़ता था। यहाँ आके हमने बसें चलाई, किया। तो हमने ये किया कि हमने टेलीमेडिसिन से लोगों से जुड़ना शुरू किया, ई-संजीवनी से। तो शुरू में 10 कंसल्टेशन रोज होती थी, 15 हुई, 20 हुई। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि आज तक ये हमने सुविधा शुरू की थी 24 फरवरी 22 से, और आज तक 70,000 प्लस मरीज ई-संजीवनी से हमारे स्पेशलिस्ट डॉक्टर से जुड़ चुके हैं, जो कि रिमोट एरिया में रहते हैं। और एक बार वो डॉक्टर में विश्वास आ जाता है तो बार बार वो उसी डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। और हमारे डॉक्टर उनको कहते हैं कि जरूर आपको कोई नई चीज़ लगे या 3 महीने में आके एक बार हमारे से मिलिए, तो उससे मरीज को कितना फायदा होता है ई-संजीवनी से। उसका घर से निकलना, किराया, टाइम सब कुछ बचता है और वो अपनी सुविधा यहाँ से ले लेता है। हमारे डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन देते हैं जिसको मरीज डाउनलोड कर लेता है और जाके दवाई लेता है। और अगर किसी को रीइंबर्समेंट चाहिए तो वो ई प्रिस्क्रिप्शन जो है वो उसके लिए मान्य है। तो घर बैठे जब डॉक्टर की ये सेवाएं हमने शुरू की और हमें बहुत खुशी है कि आज तक हम 50 से 100 पर डे, जिसमें से 20 या 30 मरीज नए होते हैं और बाकी पुराने मरीज होते हैं जो कंसल्टेशन लेते हैं। तो ई-संजीवनी हमारा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम बन गया डिजिटल हेल्थ के माध्यम से। ऐसी क्या चीज़ है एज में जो बाकी अस्पतालों में नहीं होगी या वो नहीं होगा। देखो, जिंदगी में सबसे मुश्किल होता है पहला कदम। हमने सबसे बचपन में देखा है, तब हमारे माँ बाप पकड़ के हमें चलाने की कोशिश करते हैं। ये हमारा पहला कदम है और हमने पहला कदम इतना लंबा लिया कि 250 बेड की ओपीडी शुरू कर रहे हैं। और ये ओपीडी 14 मल्टी स्पेशलिटी से शुरू हो रही है। बहुत बड़ा कदम है। हमारे पास जिम्मेदारी में उतनी बढ़ता है। हमने बाकी डायरेक्टर से मेरी बात होती रहती है, तब वो देखते हैं कि हाँ मेरी टीम जो है वो 2013 में शुरू हुई थी। शुरू में हमने 15 बेड से शुरू किया, बढ़ाते गए 1 साल के अंदर 100 बेड पे पहुँच गए। तो बात चलती है हमारी, तो पूछते आप 250 बेड कैसे करो। तो हमने बोला सर हमने माइक्रो प्लानिंग की है और उसके हिसाब से हम ये सारा करते हैं। आपको हैंडआउट में मिल जाएंगे। जैसे हमने CGHS के साथ जितने भी रिटायर्ड एम्प्लॉइज हैं उनको कैशलेस फैसिलिटी ओपीडी की शुरू कर दी है। जैसे हमारी आईपीडी शुरू होगी उनको कैशलेस फैसिलिटी शुरू कर दी जाएगी। इसी तरीके से विश्व चिकित्सा स्कूल दिनेश का एक संस्थान बीच में, उसमें हमारा नाम, हमारी रेंज का नाम आ गया है। हमारे लिए BRTL जो आपने कोरोना में नाम सुना होगा, जहाँ पे कोरोना और बाकी बैक्टीरिया और वायरसेस के टेस्ट होते थे, वो हमारे ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को आ गई है इक्विपमेंट से। ये ICMR के थ्रू हमें मिली है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारी ही एक एम्स है और इतनी यंग एम है जिसको ICMR ने विश्वास रखते हुए BSL लैब 3 जो होती है, बायोसेफ्टी लैब 3, जो कोरोना में बहुत कम जगह पे होती थी, सारे सैंपल वहाँ पे जाते थे, वो भी हमें ऑथोराइज कर दी है। उसका बजट भी 17 करोड़ उन्होंने हमें दे दिया है। हमने जगह आइडेंटिफाई कर ली है कि कहाँ पे क्या होगा। अब आगे उसको बिल्डअप करने की जो प्रोसेस है बहुत ही जल्दी हम उसमें जाएंगे। जब हमारा ध्यान आईपीडी से हटेगा, जब आईपीडी चलने शुरू होगी तो BSL और BRTL लैब हमारी फंक्शन हो जाएंगे, बीच में उनका काम शुरू हो जाएगा।
हमारे जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पे फैकल्टी मेंबर्स हैं, हमारे जूनियर रेजिडेंट, सीनियर रेजिडेंट्स और हमारी नर्सिंग जो हैं, उन्होंने अपने इतने पेपर और रिसर्च पब्लिश किए हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाके, और उससे हमारी एम्स को बहुत ही बड़ा नाम मिला। पहला है कि पेशेंट की सर्विस करें, दूसरा है रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ें, और तीसरा है एकेडमिक यानी यूजी और पीजी कोर्सेज जो है वो करें। इन तीनों में हमने लीड अपनी जो बढ़त है वो ऑलरेडी हासिल कर ली है, वो ईडी साहब ने आपको बताया। कोई भी चीज़ आप मानेंगे कि प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट के बिना नहीं चल सकती, तो हमने पूरा ये ध्यान रखा है कि साथ साथ इन टेक्निकल सर्विसेज के साथ जो प्रशासनिक चीज़ें हैं वो भी मुहैया कराई जाए। जैसे आपने देखा होगा, ईडी सर ने बताया कि जो नाइट शेल्टर रैन बसेरा बिल्डिंग है वो सबसे पहले बनाई गई। वो किस लिए बनाएगी कि जिस दिन अस्पताल चालू होगा पूरी तरह से, पेशेंट हमारे पास भर्ती होंगे, उनके रिश्तेदार आएंगे, उनके लिए एक अच्छी सुखद जगह जो है बिल्कुल आईपीडी के सामने मुहैया कराएगा। वो बिल्डिंग ब्लॉक तैयार है। जैसे पेशेंट यहाँ पे भर्ती होंगे, हम लोग यहाँ से अपना ये खाली करके जो एकेडमिक ब्लॉक है वहाँ शिफ्ट करेंगे, और रैन बसेरा हर मरीज के साथ एक पेशेंट का आदमी खाने पीने रहने का अरेंजमेंट पूरा उसको वहाँ पे दिया जाएगा, ताकि उसको अपने पेशेंट का ध्यान रखने में कोई दिक्कत ना हो। सबसे बड़ी बात। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि एयर एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो। कोई बाहर से पेशेंट आए हमारे रीजन में, सौराष्ट्र से या गुजरात से, तो उसके लिए एक हेलीपैड नहीं, अब प्रधानमंत्री जी की वजह से 3 हेलीपैड हमारे यहाँ पे बन गए हैं जो अवेलेबल रहेंगे सुविधाएं देने के लिए। वो भी अपने आप में एक उपलब्धि है इतने कम टाइम में आने की। उसके अलावा आज हमारे पास एक ऐसा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है जो जितने भी ओपीडी वाले पेशेंट्स आ रहे हैं उनको मूलभूत सुविधाएं दे रहा है। उनको खाने में कोई कष्ट ना हो, दवाइयों में कष्ट ना हो। अमृत फार्मेसी है, जन औषधि केंद्र है, जेनरिक दवाइयाँ सस्ती से सस्ती आपको यहाँ पे उपलब्ध हैं, आप खुद जाके वहाँ पे मुआयना कर सकते हैं। और लोगों का विश्वास अब जेनरिक मेडिसिन की तरफ बढ़ रहा है। वो इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि अस्पताल से हमारे डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब करके देते हैं, तो एक विश्वास बढ़ रहा है। वरना आपको पता है एलोपैथिक मेडिसिन दूसरी ब्रांडेड क्या कॉस्ट में मिलती है मार्केट में। उसके अलावा जो ईडी सर ने अभी बताया, जो सुविधाएं यहाँ पे अंदर होंगी डायग्नोस्टिक की, उसका रेट हमने बिल्कुल जो एम्स दिल्ली के रेट हैं, जो मिनिमम रेट्स हैं, उसको रखा गया है। चाहे वो बेड के रेट हो, चाहे वो MRI और डिजिटल एक्सरे के रेट्स हो, जो मिनिमम दिल्ली एम्स में अगर आप जाते हैं जो सुविधाएं आम जनता को मिलती हैं, वो आप सबको यहाँ पे एम्स राजकोट के माध्यम से मिलेगी। वो अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि रहेगी, क्योंकि बाहर आपको पता है कि सिविल में कितना प्राइवेट हॉस्पिटल्स का नेटवर्क है, सेटअप है, उसको हम बैलेंस करेंगे। उसके बाद ईडी सर ने ऑलरेडी किया है कि ट्रांसपोर्टेशन का हमारा प्रशासन में बहुत बातचीत चल रही है। अभी सिटी बस चल रही है, वो 8 फ्रीक्वेंसी कर रही है। जैसे जैसे ये बढ़ेगा, जैसे जैसे रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी, ये सुविधा डबल कर दी जाएगी। अंदर चलाने के लिए पेशेंट्स को आयुष में आना है, आयुष से आईपीडी में जाना है, आईपीडी से ओपीडी में जाना है, हमारे पास ई-रिक्शा की सुविधा है जो हमने खुद अपने फंड से ली है, कुछ हमें CSR रूट से मिली है, वो और हम बढ़ाएंगे ताकि प्रदूषण जो है, ग्रीन कैंपस रहे हमारा, प्रदूषण ना फैले। उसके लिए ई-रिक्शा जो है अभी हमारे पास 6 हैं, उसको बढ़ाकर डबल करने की हमारी कोशिश। और GRTC बसेस की भी फ्रिक्वेंसी बढ़ाई जाएगी ताकि दूर दराज के इलाकों से लोग आ सकें। उसके अलावा एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर साहब ने हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब हैं गुजरात, उनसे रिक्वेस्ट की है कि जो हमारा खंडेरी रेलवे स्टेशन है, जो हमारे एम्स के विदिन 1 किलोमीटर आता है, उसको थोड़ा उसका ट्रेन्स का, लोकल ट्रेन्स का उसमें स्टॉप बढ़ाया जाए, वहाँ पे ट्रेनों को रोका जाए, ताकि अगर ट्रेन के माध्यम से जामनगर से या इस लाइन पे कोई भी आ रहा है, वो वहाँ पे उतर कर जल्दी से जल्दी हमारे तक पहुँच सके। वहाँ पे भी ऑटो बस खंडेरी में भी रखी जाएंगी। तब ये रेलवे फाटक वाला जो आप देख रहे हैं, वहाँ पर भी एक ओवरहेड रेलवे ब्रिज का जो है प्रावधान रखा गया है। वो भी ईडी सर के पूरी कोशिश की वजह से आज गुजरात सरकार ने 160 करोड़ के करीब उसका बजट जो है पास कर दिया है, और वो भी हमें बताया गया है कि 18 महीने से 24 महीने के अंदर वो आ जाएगा। तो आपकी कनेक्टिविटी देखिए, उधर से भी आप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएंगे जामनगर हाईवे से, और इधर से आपका अहमदाबाद से भी जो कनेक्टिविटी है, वो प्रशासन ने हमें एक छोटा ब्रिज जो बीच में रुका हुआ था काम से, वो भी बन गया है। तो अभी रेलवे लाइन को हम बाईपास कर सकते हैं, जो एम्बुलेंस ना रुके, किसी पेशेंट को ब्लड लॉस ना हो,
वो सबसे बड़ा। उसके ये हमारे एडिसन की एक विचारधारा थी कि जो आईपीडी चालू हो उसमें इमरजेंसी एंड ट्रॉमा, यानी कि जब एक्सीडेंट कोई होता है तो ब्लड लॉस होता है तो वो इमीडिएटली अटेंड कर सके। जामनगर एक बहुत वेस्ट हाईवे है, कोई ना कोई रोड एक्सीडेंट मुझे बताया गया कि रोज़ 10 से 12 के नंबर में रोड एक्सीडेंट होते हैं। उनको कहाँ जाना पड़ता था? पीडीयू जाना पड़ता था, क्योंकि वो एमएलसी केस होगा या एक्सीडेंट केस होगा। उसको सीधा यहाँ पे लिया जाएगा, उसको स्टेबलाइज किया जाएगा, यथासंभव उसकी जान बचाई जाएगी, और अगर हम कोई चीज़ में नहीं कर पाए तो उसको आगे अपनी ही एम्बुलेंस से उसको जान बचा के उसको रेफ़र किया जाएगा ताकि उसकी पहले जान बच जाए। तो ये सबसे बड़ा जो है कदम लिया गया है। उसके अलावा कम्युनिकेशन में कोई दिक्कत ना हो, यहाँ आने से पहले ही हमने इंटरनेट लीज लाइन एक पीएसयू से, रेलटेल से हमने ओपन टेंडर के थ्रू फेयर कंपटीशन से ली है, जिसमें आज 1 GB तक का जो इंटरनेट सर्विसेज हैं वो हमारे आने से पहले ही यहाँ उपलब्ध करा दी गई है। आज की डेट में वो 1 Gbps स्पीड पहुँच चुकी है। उसके अलावा हमने दूर का सोचा एडिसन के डायरेक्शंस के माध्यम से कि आपने देखा होगा यहाँ मोबाइल नेटवर्क हॉस्पिटल इलाके में और खंडेरी और पाराफोकलिया में ऑलरेडी कमज़ोर था। उसके लिए हमने एक और पीएसयू TCIL से संपर्क साधा और उनके माध्यम से आज आपको बताते हुए हमें खुशी हो रही है कि यहाँ पर 4 नेटवर्क प्रोवाइडर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिसमें BSNL अपना ऊपर 4G 5G का एंटीना लगा रहा है हॉस्पिटल के ऊपर, वोडाफोन आई हमारे साथ जुड़ चुका है, जियो हमारे साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है और एयरटेल अपना इक्विपमेंट लगा रहा है। तो कोई भी कम्युनिकेशन की विद इन हॉस्पिटल, अगर सपोज कोई डॉक्टर ऑपरेशन भी कर रहा है, उसको अपने किसी एम्स के दिल्ली के डॉक्टर को फ़ोन करने की या वीडियो कॉल करने की ज़रूरत होगी तो नेटवर्क बूस्टर्स अंदर लगा दिए गए हैं पूरे अस्पताल में, ताकि उसको कम्युनिकेशन में असुविधा ना हो। उसके अलावा उस नेटवर्क बूस्टर और एक पैक सिस्टम होता है जिसके माध्यम से एक्सरे डिजिटल रिपोर्ट्स फटाफट कंसल्टेंट तक वही की वही इमेज विदाउट प्रिंट लिए सीधा पहुंच जाएगी, ताकि वो इमीडिएट एक्शन ले सके। तो ये बैकबोन जितनी चीज़ें हमने मुहैया कराई हैं यहाँ पर। उसके अलावा सबसे ज़रूरी था कि यहाँ पर परमानेंट इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है मुहैया कराई जाए, क्योंकि हमारी मशीनें भारी हैं।